प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे दबाव समूह की कार्य प्रणाली या तकनीक, दबाव समूह की भूमिका के निर्धारक तत्व और दबाव समूह के कार्य। अर्थात आज की वीडियो में हम दबाव समूह से संबंधित 3 बातों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम किस की बात करेंगे? दबाव समूह की कार्य प्रणाली या तकनीक, और दूसरा क्या होगा? दबाव समूह की भूमिका के निर्धारक तत्व, और तीसरा होगा दबाव समूह की भूमिका या कार्य। मतलब आज की वीडियो हम इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि दबाव समूह का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, वर्गीकरण, ये सब बातें हमने आपको समझा दी हैं। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि जब तक आप किसी भी अवधारणा को उसके अभिप्राय सहित नहीं समझेंगे तब तक उस वीडियो को हम समझ नहीं पाएंगे। बात आपको ध्यान में रखनी। मतलब मूलतः चाहे कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, उसका अभिप्राय, परिभाषा, उसके लक्षण, उसके वर्गीकरण, ये सारी बातें हमारी समझ में आनी ही चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। फिर से कह रहा हूँ, हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप दबाव समूह से संबंधित सारी बातें देखिएगा। तो चलिए आज हम क्या क्या बातें ले रहे हैं? दबाव समूह की कार्य प्रणाली लेंगे। सबसे पहले 3 बातें ले रहे हैं ना आज हम। पहली जो बात ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? दबाव समूह की कार्य प्रणाली या तकनीक। क्या मतलब हुआ? देखिएगा, वास्तव में दबाव समूह के द्वारा अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए जिन साधनों को अपनाया जाता है वो साधन ही दबाव समूह की कार्य प्रणाली या तकनीक कहलाते हैं। ये बात सत्य है कि दबाव समूह वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था से अपनी बातें मनवाने के लिए, राज्य व्यवस्था से अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए दबाव समूह किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह साधन नैतिक हो, अनैतिक हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, सत्य पर आधारित हो, असत्य पर आधारित हो। मूल बात यह है कि दबाव समूह के जो मूल उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य क्या है? अपने हित की रक्षा, अपने हित की वृद्धि करना। तो इसके लिए दबाव समूह जो मर्जी आई उन साधनों का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो इसकी तकनीक है या साधन है या कार्य प्रणाली है, पहला बिंदु हमने बनाया है आपके लिए लॉबिंग। क्या है? लॉबिंग। ध्यान दें, वास्तविक रूप में लॉबिंग को समझें इससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या कि ये लॉबी क्या होती है। लॉबिंग को छोड़िएगा, पहले हम लेंगे लॉबी क्या होती है। ध्यान दें, वास्तव में ऐसे व्यक्तियों का समूह, क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे व्यक्तियों का समूह जो वास्तविक रूप में संसद के अंतर्गत, विधानसभा के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में जो मतदान होता है, उस मतदान को जिस समूह के द्वारा प्रभावित किया जाता है उसे लॉबी कहा जाता है। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में लॉबी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि विधानसभा में जो मतदान होते हैं उस मतदान को पक्ष या विपक्ष में प्रभावित करते हैं। मतलब मूलतः जो मतदान हो रहा है उस मतदान को इस समूह के द्वारा प्रभावित किया जाता है, इसे लॉबी कहा जाता है। और जो ये प्रभावित
किया जा रहा है, इसकी जो प्रक्रिया है इसे लॉबिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉबिंग कहा जाता है। वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाएं हैं सभी जगह किसी न किसी रूप में लॉबी होती हैं और उन लॉबियों के द्वारा लॉबिंग से संबंधित कार्य किया जाता है। मतलब वास्तविक रूप में दबाव समूह के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि संसद के अंतर्गत अर्थात हम ये कहेंगे व्यवस्थापिका के अंतर्गत या विधानसभा के अंतर्गत या कानून बनाने वाली संस्था के अंतर्गत इनका ये प्रयास रहता है कि जब मतदान हो उस विधेयक के संदर्भ में तो ऐसी स्थिति में विधायकों को वो प्रभावित करते हैं कि उनके हित से संबंधित जो कानून बन रहा है वो उनके पक्ष में मतदान करें और यदि उनके हित में नहीं है तो उसके विपक्ष में मतदान किया जाए। यही लॉबी और लॉबिंग कहलाता है। तो इनका सबसे पहला जो तकनीक या साधन है दबाव समूह की वो क्या है? लॉबिंग। मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, मीन्स विशेषकर यहाँ संसद, यहाँ जब किसी विधेयक के संदर्भ में मतदान होता है तो उसे ये प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाला जो समूह होता है वो लॉबी है और उसके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लॉबिंग कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्या? दबाव समूह की पहली जो तकनीक है, पहला जो साधन है, पहला जो तरीका है, पहली जो कार्य प्रणाली है वो क्या है? लॉबिंग है। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में किसी न किसी रूप में बात पूछी जाती है। जैसे मान लीजिएगा आईएएस एग्जाम में, नेट एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है कि लॉबिंग से आप क्या समझते हैं। 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको गलती नहीं करनी है। चलिए भाई, दबाव समूह का जो दूसरा साधन या तकनीक है वो क्या है? मतलब भाई इनके आधार पर ये राज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। राज व्यवस्था के द्वारा जो नीति और निर्णय लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो इस राज व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किन किन साधनों को अपनाते हैं? भाई वो साधन इसकी तकनीक है, वो साधन इसकी कार्य प्रणाली है। मैंने आपको बता दिया कि नैतिक, अनैतिक, धार्मिक, अधार्मिक, मैं यहाँ तक कहूँगा कि इनके द्वारा चाहे साधन संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, हिंसा पर आधारित हो, प्रदर्शन पर आधारित हो, कुछ भी हो, सब प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। बस उनके हितों की पूर्ति होनी चाहिए, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनके अनुरूप कानून बनने चाहिए, उनके अनुरूप नीतियां बननी चाहिए। मूल बात यह है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला क्लियर। दूसरा क्या है? राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क। ध्यान दें, क्या? राजनीतिक दलों से परोक्ष मीन्स अप्रत्यक्ष, राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क। इसका मतलब यह है कि वास्तव में दबाव समूह अपनी बातें मनवाने के लिए या अपने हितों के अनुरूप कानून बने, इसके लिए दबाव समूह राजनीतिक दलों से भी अप्रत्यक्ष रूप में संपर्क में रहते हैं। कैसे? ये स्वयं देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि स्वयं जो दबाव समूह होते हैं ना, वो सत्ता में नहीं जाना चाहते, वो विधायक नहीं बनना चाहते, वो सांसद नहीं बनना चाहते, वो मंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि ये तो सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाना चाहते हैं। मतलब मूलतः पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ये दबाव डालते हैं। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर यहाँ तक दबाव डाला जाता है कि इनके हितों के अनुरूप ही कानून बनाए जाएं, इनके हितों के अनुरूप कानून बनाए जाएं, इनके हितों के अनुरूप निर्णय लिया जाए, इनके हितों के अनुरूप नीतियां बनाई जाएं। ऐसी स्थिति में वास्तव में ये दबाव समूह राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, मतलब वित्तीय सहायता देते हैं। इसी के साथ में दबाव समूह का ये प्रयास होता है कि जो उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार इनके इच्छा के अनुरूप हों, जिससे कि चुनाव जीतने के बाद में इन दबाव समूह के हितों के अनुरूप व्यवस्थापिका में जो विधेयक हैं वो पारित हों, अर्थात विधेयक अधिनियम का रूप धारण करें। किसके अनुरूप? इनके हितों के अनुरूप। मूलतः मैं कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में ये राजनीतिक दलों को इस रूप में प्रभावित करते हैं कि आगे चल करके जब उस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है तो उसकी सरकार बनती है और वो सरकार इनके हितों की रक्षा करेगी, डेफिनेटली रक्षा करेगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक
दृष्टि से दबाव समूह इनको सहायता देते हैं और ये अपने हितों के अनुरूप इतना प्रयास करते हैं कि सबसे पहली बात जो उम्मीदवार का चयन हो रहा है उस उम्मीदवार को भी ये देखते हैं कि वह उम्मीदवार उनके हितों के अनुरूप ही हो। किसके हितों के अनुरूप? दबाव समूह के हितों के अनुरूप। इसलिए इनका ये दूसरी तकनीक होगी क्या? राजनीतिक दलों से अप्रत्यक्ष संपर्क। मतलब इस संपर्क के आधार पर भी दबाव समूह वास्तविक रूप में अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि करते हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों समझना है, मैंने ये कंप्लीट इन सब बातों को लेते हुए डायग्राम आपके लिए बनाया है, मैं समझाऊंगा इसको भी, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग। अरे भाई सीधी सी बात है, वास्तव में दबाव समूह का ये प्रयास रहता है कि हमारे द्वारा जो मांगे राज्य व्यवस्था के सामने रखी जाएं, उन मांगों के बारे में हम जनता को इस रूप में अवगत कराएं कि हम जो मांगे रख रहे हैं, सरकार के सामने जो मांग रख रहे हैं कि भाई हमारे हित में कानून बनाया जाए, तो ये लोग क्या करते हैं कि जनमत को अपने पक्ष में करते हैं। जनता को इस रूप में प्रभावित किया जाता है कि जनता ये सोचे कि वास्तव में इन दबाव समूह के द्वारा जो राज्य व्यवस्था के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है वह वास्तव में राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है। और जब जनता इनके पक्ष में हो जाती है तो वास्तविक रूप में दबाव समूह की बातों को मान लिया जाता है और इनके हित के अनुरूप कानून बन जाते हैं। इसलिए इनका ये तीसरा साधन है क्या? जनमत। मतलब इनका प्रयास होता है कि जनता इनके पक्ष में हो, और जब जनता इन दबाव समूह के पक्ष में होती है, चाहे दबाव समूह कोई भी क्यों ना हो, कितने प्रकार के दबाव समूह हैं इनकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर दी है। अच्छा, चौथा साधन क्या है या तकनीक क्या है? न्यायालय की मदद प्राप्त करना। अब ध्यान दें, तीन साधन हो गए जिनसे अपने हितों की रक्षा वृद्धि करेंगे, मतलब दबाव समूह अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाएंगे। तो चौथा क्या है? न्यायालय की मदद प्राप्त करना। अब ध्यान दें, जब दबाव समूह को ऐसा लगता है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, सरकार हमारे हित के अनुरूप कानून नहीं बना रही है, तो ऐसी स्थिति में दबाव समूह न्यायपालिका के अंतर्गत याचिका दायर करते हैं और इस आधार पर करते हैं कि वास्तविक रूप में जो है कानून बनाया गया है वह कानून संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है, अर्थात मूलतः उस कानून को चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि न्यायपालिका को लगता है कि वास्तव में व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह संविधान के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब दबाव समूह को जब लगता है कि हमारे हितों के अनुरूप कानून नहीं बना रहा है तो वह यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों की आड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, और ये न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं, याचिका दायर करते हैं और न्यायपालिका फिर अपना फैसला सुनाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये न्यायालय की शरण लेना, ये इसका चौथा साधन हो गया, चौथी तकनीक होगी, चौथी कार्य प्रणाली होगी। मीन्स दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए किन किन साधनों को अपनाते हैं इसकी चर्चा हो रही है इसमें, ठीक है भाई। अच्छा, अंतिम पांचवा साधन मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, असंवैधानिक तरीके का प्रयोग करना। अब ध्यान दें, अब ये चार साधन तो हो गए, लेकिन अंत में वास्तविक रूप में दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए गुप्त रूप में तो असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते ही हैं, जैसे रिश्वत देना, लेकिन सार्वजनिक रूप में भी असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, घेराव करना, इसी के साथ में हिंसात्मक प्रदर्शन करना, इसी के साथ में कर नहीं देना, टैक्स नहीं चुकाना, मतलब कितने ही असंवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इनके द्वारा विधायकों को, सांसदों को अपने पक्ष में करने के लिए किसी न किसी रूप में सुराग और संधि जैसे साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। अन्य
कितने ही असंवैधानिक साधन हैं जिनका भी इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि इनके हितों के अनुरूप कानून बने। मूलतः वास्तविक रूप में दबाव समूह पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, पूरी राज्य व्यवस्था को, अर्थात वास्तविक रूप में संकुचित रूप में कहें तो सरकार को इस रूप में प्रभावित करते हैं। सरकार को प्रभावित करने के लिए इन सभी साधनों का प्रयोग इस रूप में करते हैं कि इनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके, इनके हित के अनुरूप कानून बन सके, इनके हित के अनुरूप पॉलिटिकल सिस्टम नीति और निर्णय ले सके। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके दबाव समूह के तकनीक या साधन, जो कि हमने 5 बिंदुओं के आधार पर समझा है। एग्जाम में जैसे मर्जी आए पूछेगा, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा कि दबाव समूह अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए किन किन साधनों को अपनाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद में दूसरा जो इसका पार्ट ले रहे हैं वो है दबाव समूह की भूमिका के निर्धारक तत्व। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में दबाव समूह का जो रोल होता है, इनकी जो भूमिका होती है, इस भूमिका का निर्धारण कैसे होता है। क्या सब देशों में दबाव समूह की भूमिका एक जैसी होती है, या वास्तव में दबाव समूह की जो भूमिका है इसके भी निर्धारक तत्व हैं। यस, दबाव समूह की भूमिका के भी निर्धारक तत्व हैं। जैसे मैं कहूँगा कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में अलग रूप में इनकी भूमिका होती है, सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली में अलग रूप में भूमिका होती है, बंद समाज में अलग भूमिका होती है, खुले समाज में अलग भूमिका होती है। समझ रहे इसका मतलब। तो इस अनुरूप मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए 3 बिंदु बनाए हैं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, आप इन 3 बिंदुओं के आधार पर वास्तविक रूप में दबाव समूह की जो भूमिका है, इस भूमिका के जो निर्धारक तत्व हैं, इनको आसानी से समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में दबाव समूह का जो रोल है, जो भूमिका है, उसे निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको 3 तत्वों की चर्चा करूंगा। यहाँ ध्यान दें, पहला क्या है, जो कि वास्तविक रूप में दबाव समूह की भूमिका को निर्धारित करते हैं कि दबाव समूह के कार्य कम होंगे या ज़्यादा होंगे। समझ रहे हैं ना, मतलब दबाव समूह वास्तविक रूप में किस रूप में कार्य करेंगे, अर्थात विशेषकर यहाँ रोल की बात आएगी। इस रोल को जो है निर्धारित करने वाले कौन कौन होंगे, ये 3 तत्व होंगे। नंबर 1, समाज एवं शासन का रूप। ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। समाज, 2 बातें हैं इसमें, समाज एवं शासन का रूप। क्या मतलब हुआ, देखो वास्तव में दबाव समूह की भूमिका का निर्धारक तत्व इस बिंदु में पहला आएगा समाज, सोसाइटी। समाज कैसे, देखिएगा, एक जो बंद समाज होता है, उस बंद समाज के अंतर्गत दबाव समूह की भूमिका बहुत कम होगी। इसी के साथ में यदि खुला समाज है तो खुले समाज में दबाव समूह की भूमिका बहुत ज़्यादा होगी। ओपन सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी। शासन का रूप मीन्स लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दबाव समूह की भूमिका बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ स्वयं सरकार के द्वारा दबाव समूह को छूट दी जाती है, दबाव समूह का समर्थन किया जाता है, उनकी बातों को माना जाता है। मतलब खुले रूप में दबाव समूह अपनी मांगें राज्य व्यवस्था के सामने रखते हैं। तो इसका मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। खुले रूप में दबाव समूह रहते हैं, इनको सरकार के द्वारा भी सुविधाएं दी जाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनकी बातों को भी ठीक से सुना जाता है, नज़रअंदाज नहीं किया जाता। लेकिन सर्वसत्तावादी शासन प्रणालियों के अंतर्गत जैसे कि चीन, वहाँ दबाव समूह की भूमिका बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ दबाव समूह को पनपने का अवसर ही नहीं दिया जाता है। खुले रूप में दबाव समूह हो ही नहीं सकते हैं। किसी भी रूप में इन समूह के द्वारा राज्य व्यवस्था की नीतियों का विरोध किया ही नहीं जा सकता है। वहाँ ये दबाव समूह हैं तो वो भी गुप्त रूप में उसका निर्माण होता है, खुले रूप में, प्रकट रूप में नहीं होता है। जबकि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में खुले रूप में, प्रकट रूप में दबाव समूह होते हैं, सरकार के द्वारा उनकी बातों को सुना जाता है। लेकिन सर्वसत्तावादी राज्य व्यवस्थाओं में वास्तविक रूप में दबाव समूह के
विरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है। पहली बात तो वहाँ दबाव समूह को पनपने ही नहीं दिया जाता है, और अगर पनप भी रहा है तो भूमिगत रूप में होता है, गुप्त रूप में होता है, अप्रकट रूप में होता है। आशा करता हूँ दोनों बातें समझ होंगी। समाज और शासन का रूप भी क्या है, दबाव समूह की जो भूमिका होती है उसको निर्धारित करता है। हो रहा है ना आपकी समझ बात। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, दलीय व्यवस्था का रूप। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्या? दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। मैंने आपको समझा था पार्टी सिस्टम 3 प्रकार का होता है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। तो वास्तव में दबाव समूह की भूमिका है ना, उसको दलीय व्यवस्था भी जो है निर्धारित करती है कि दबाव समूह के कार्य या भूमिका कम होंगे या ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब दलीय व्यवस्था कैसे, अब ध्यान दें। आप देखिएगा, अगर किसी देश में एक दलीय व्यवस्था है तो भाई एक दलीय व्यवस्था है तो वहाँ वास्तव में किसी की बात को सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ दल ही होगा। जैसे कि चीन में है, जिसको कि सर्वसत्तावादी राज्य व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है, वहाँ किसी भी रूप में विरोध को बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा, तो दबाव समूह की कोई भूमिका होगी ही नहीं वहाँ। क्लियर? अच्छा, अब बहुदलीय व्यवस्था है जहाँ, जैसे हमारे भारत में है, जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है वहाँ वास्तविक रूप में दबाव समूह की जो भूमिका होगी वह प्रकट रूप में होगी, खुले रूप में होगी, सरकार के द्वारा भी उसे मान्यता दी जाएगी। परंतु चूंकि यहाँ कितने ही राजनीतिक दल हैं, ऐसी स्थिति में जनता के जो विभिन्न हित होते हैं, विभिन्न वर्ग होते हैं, उन सब हितों का प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में उन विभिन्न दलों में हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में दबाव समूह का इतना रोल नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि समाज में जितने भी हितों के आधार पर वर्गों का संगठन किया गया, निर्माण किया गया, उन सबकी अभिव्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कर दी जाती है, राजनीतिक दलों के द्वारा कर दी जाती है। यहाँ दबाव समूहों की भूमिका को ही राजनीतिक दलों के द्वारा निभाया जाता है। इसलिए बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत भी दबाव समूह की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। अब तीसरी कौन बच गई भाई? द्विदलीय व्यवस्था। हाँ, द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसमें? जहाँ दो दलीय व्यवस्था है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के अंतर्गत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दलीय व्यवस्था का जो रूप होता है वो भी वास्तविक रूप में जो दबाव समूह उसकी भूमिका को निर्धारित करते हैं। क्या कह रहा हूँ? इसकी भूमिका को निर्धारित करते हैं। मैंने आपको बताया ना भाई, एक दलीय व्यवस्था है या द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। आप किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन इसके आधार पर कर सकते हैं कि वहाँ पर दबाव समूह की जो भूमिका है वो वास्तविक रूप में कितनी है, कम है या ज़्यादा है। तो इसका मतलब पार्टी सिस्टम भी किसी न किसी रूप में दबाव समूहों की जो भूमिका है इसको निर्धारित करता है। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे। प्लीज़ ध्यान दें। अब इसका जो भाई तीसरा निर्धारक तत्व है वो है स्वयं दबाव समूह से संबंधित तत्व। ध्यान दें, स्वयं दबाव समूह से संबंधित तत्व। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में स्वयं जो दबाव समूह है ना, उसका निर्माण किए कितना समय हुआ है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सभी तत्व भी दबाव समूह की भूमिका को निर्धारित करते हैं। इसलिए ये बिंदु बना है कि स्वयं दबाव समूह से संबंधित तत्व। समझ रहे इसका मतलब? फिर से कह रहा हूं भाई, उस दबाव समूह के पास कितने आर्थिक साधन है, आर्थिक दृष्टि से कितना मजबूत है। समझ रहे हैं? इसी के साथ में उसके सदस्य की संख्या कितनी है, कितना समय बने हुए हो गए उस दबाव समूह को। ठीक है, इसी के साथ में वास्तविक रूप में उसका प्रभाव कितना है। ये सब बातें वास्तविक रूप में जो है दबाव समूह की भूमिका को निर्धारित करते हैं। इसलिए बिंदु बना है स्वयं दबाव समूह से संबंधित तत्व। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट होगा दबाव समूह की भूमिका के निर्धारक तत्व। मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये 3 बिंदु तैयार किए हैं। ये तीनों ही तत्व ऐसे हैं जो दबाव समूह की जो भूमिका होती है, जो रोल होता है ना, उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, इससे प्रभावित होते हैं। क्लियर? अच्छा,
अब तीसरे पार्ट में ले रहे हैं हम दबाव समूह की भूमिका या कार्य। इसको शुरू करें इससे पहले हम यहाँ आएंगे, क्या मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, इधर दबाव समूह दिखा है, प्रेशर ग्रुप, ठीक है। ये पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम का जो मॉडल है डेविड स्टर्न का, मैंने आपको समझाया था ठीक तरीके से, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पॉलिटिकल सिस्टम में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल सम्मिलित हो जाते हैं। इसी के साथ में दबाव समूह भी सम्मिलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में नीतियां और निर्णय या कानून बनाने में इन सभी का रोल होता है। मगर यहाँ हम किस रूप में दे रहे हैं, इधर दबाव समूह दिखा रहे हैं। अब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव, ये प्रत्यक्ष प्रभाव, ये प्रत्यक्ष प्रभाव, ये प्रत्यक्ष प्रभाव, इधर से प्रत्यक्ष प्रभाव है। इधर देखिएगा नीति और निर्णय वास्तविक रूप में इनके दबाव के अनुरूप, इनके हितों के अनुरूप ही लिए जा रहे हैं निर्णय या नीतियां या कानून बनाए जा रहे हैं। अब ध्यान दें भाई, दबाव समूह समग्र रूप में पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते, पूरी राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते। राज्य व्यवस्था क्या है, इसके लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर दिए, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं कैसे? अब देखो, मैंने यहाँ से प्रारंभ करके यहीं तक रखा, इसको अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में देखो, जो दबाव समूह होती है ना, वो स्वयं सांसद नहीं बनना चाह रहे, स्वयं मंत्री नहीं बनना चाह रहे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ये स्वयं सत्ताधारी नहीं बनना चाहते हैं दबाव समूह, बल्कि ये तो सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? दबाव समूह वास्तविक रूप में सत्ता के अंतर्गत ना जाते, चुनाव में उम्मीदवार ना बनते हुए वास्तविक रूप में सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाते हैं, अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाते हैं। इसलिए जो दबाव समूह है वह वास्तविक रूप में जो सांसद हैं, इन सांसदों से अपने अनुरूप कानून बनवाते हैं। जो मंत्री हैं या जो प्रशासन है, इस प्रशासन के ऊपर भी इस रूप में प्रभाव डाला जाता है कि वास्तविक रूप में जो कानून बनाए गए उन कानूनों की क्रियान्विति भी उसी अनुरूप हो, जिससे कि दबाव समूह के हित के अनुरूप उनकी क्रियान्विति की जा सके। इसलिए यहाँ दबाव समूह का प्रयास रहता है कि इनके अनुरूप उम्मीदवार खड़े किए जाएं और उसके बाद में चुनाव जीत जाते हैं, इनकी सरकार बन जाती है, सरकार बन जाती तो इनके अनुरूप कानून बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि दबाव समूह ना केवल संसद मतलब व्यवस्थापिका, ना केवल व्यवस्थापिका बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के ऊपर भी किसी न किसी रूप में हम कहेंगे अपना दबाव डाला जाता है, किसी न किसी रूप में इन तीनों को प्रभावित किया ही जाता है। इसलिए वास्तविक रूप में लगातार दबाव समूह का ये प्रयास रहता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को किसी न किसी रूप में निरंतर रूप में प्रभावित करते रहें। अर्थात मूलतः यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये मॉडल मैंने आपके लिए दिया है, इसके आधार पर आप इन तीनों पार्टों को आसानी से समझ सकते हैं। इसको ज़्यादा व्यापक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं तक रखेंगे ये बात कि दबाव समूह सत्ता से बाहर रहते हुए, देखो मैंने यहाँ तक दिखा रखा है, सत्ता से बाहर रहते हुए, सत्ता से बाहर रहते हुए सत्ताधारियों से अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए तीसरा पार्ट लेते हैं, ध्यान दें भाई। तीसरे पार्ट में ले रहे हैं दबाव समूह की भूमिका या कार्य। समझ रहे हैं? देखो यहाँ तो भूमिका को निर्धारित करने वाले तत्व लिए, कहीं दोनों एक बात मत समझना, यहाँ तो भूमिका को निर्धारित करने वाले तत्व हैं और यहाँ क्या है, दबाव समूह की भूमिका या कार्य, अर्थात दबाव समूह के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब दबाव समूह का पहला कार्य क्या है, विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति। ध्यान दें, विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति, इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के हित होते हैं और उन हितों के आधार पर वास्तविक रूप में अनेकों हित समूह बन जाते हैं और उन हित समूहों के द्वारा ही जब राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है, राज्य व्यवस्था के ऊपर दबाव डाला जाता है, तो दबाव समूह बन जाते हैं। समझ गए ये बात? तो अब यहाँ क्या दबाव समूह के बारे में, कार्य के बारे में कि विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो विभिन्न हितों के आधार पर जो संगठन बने हैं वह वास्तविक रूप में अलग अलग वर्ग बन जाएंगे। फिर जैसे श्रमिक संघ है, समझ रहे हैं ना, श्रमिक संघ है, मिल मालिक संघ है, ठीक है, छात्रों का संगठन है। तो यहाँ क्या है कि विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति, अर्थात सभी वर्ग वास्तविक रूप में अपने अपने हित के संदर्भ में अपना संगठन बनाते हैं और उस हित की ये अभिव्यक्ति करते हैं। भाई विद्यार्थियों का अपना संगठन होता है,
ठीक है। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थियों का अपना संगठन है, श्रमिकों का अपना संगठन है, श्रमिक संघ है, व्यापारियों का अपना संगठन होता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि इनका पहला कार्य कि विभिन्न वर्गों की संगठित या अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। दूसरा क्या है इसका कार्य? वर्गीय हित में तालमेल बैठाना। ध्यान दें, क्या है? वर्गीय हित में तालमेल बैठाना। इसका मतलब ये है, देखो मान लो श्रमिक संघ है, ठीक है, मिल मालिक संघ है, विद्यार्थियों का संघ है, तो वास्तव में अपने हित के आधार पर, जैसे विद्यार्थियों का समूह हो गया या श्रमिकों का समूह होगा, जैसे श्रमिक संघ है, मिल मालिकों का समूह होगा, मिल मालिक संघ हो गया। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? वास्तव में अपने हित की बात करते हैं। भाई श्रमिक संघ है तो श्रमिकों की बात करेगा, लेकिन होता क्या है कि वास्तव में उस श्रमिक संघ के अंतर्गत भी ना कुछ लोगों में विचारों में मतभेद होता है, डेफिनेटली होता है। तो क्या होता है, जो ये दबाव समूह है ना, उस वर्गीय हित में तालमेल बिठाता है। अर्थात इनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि उस ही संगठन, अर्थात जैसे श्रमिक संघ है, एक दबाव समूह है, श्रमिक संघ के अंतर्गत भी लोगों में मतभेद होता है, तो इसके द्वारा प्रयास किया जाता है कि वास्तविक रूप में सभी लोगों में तालमेल बैठे। तो ये भी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। भाई ये तो क्लियर बात है, आप किसी भी समूह का अध्ययन कीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि उस समूह के सारे सदस्य है जो है विचारों की दृष्टि से एक मत हो जाएंगे, कि सबके विचार एक जैसे हो जाएंगे। विचारों की दृष्टि से मतभेद तो होगा ही होगा, मतभेद होगा तो तालमेल बिठाने का कार्य दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। चलिए तीसरा क्या है भाई? विभिन्न विरोधी वर्गों में संतुलन बैठाना। अब ध्यान दें, विभिन्न विरोधी वर्गों में संतुलन बैठाना। अब देखो दबाव समूह का ये भी एक कार्य होता है कि वास्तविक चूंकि समाज में विभिन्न प्रकार के हित होते हैं, उन हितों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संगठन बनते हैं और वो सभी संगठन अपने अपने वर्ग की बात करते हैं। भाई श्रमिक संघ है, अपने हित की बात करेगा, श्रमिकों के हित की बात करेगा। ठीक है। मिल मालिकों का संघ है, अपने हित की बात करेगा। विद्यार्थियों का संघ है, अपने हित की बात करेगा। शिक्षकों का संघ है, अपने हित की बात करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सभी दबाव समूह जब एक दूसरे के हित के विरोधी हो जाते हैं तो ये प्रयास किया जाता है कि सभी दबाव समूह में क्या हो, संतुलन बैठाया जाए, जिससे कि राज्य व्यवस्था उनके हितों के अनुरूप नीतियां बनाए, उनके हितों के अनुरूप कानून बनाए। इसलिए इसका तीसरा कार्य विभिन्न विरोधी वर्गों में संतुलन बैठाना। भाई देखो श्रमिक संघ है, मिल मालिकों का संघ है, तो इनके हित विरोधी तो होंगे। भाई श्रमिक तो ये चाहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले, कम से कम काम करूं, और मिल मालिक ये चाहेगा मैं कम से कम वेतन दूं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूं। तो फिर क्या किया जाता है, इनमें जो है संतुलन बिठाने का कार्य किया जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। चलिए चौथा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना है, औपचारिकता नहीं निभानी है। औपचारिकता निभानी होती है तो मैं इस वीडियो को दूसरे रूप में तैयार करता, प्रत्येक वीडियो को हम प्रत्येक बात को इस रूप में समझाएंगे कि आप जीवन पर्यंत नहीं बोल पाएंगे। चौथा क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं शासन के अनुपूरक की भूमिका। ध्यान देंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं शासन के अनुपूरक की भूमिका। देखो वास्तविक रूप में दबाव समूह है ना, जो सच में तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में ही ठीक से कार्य करते हैं। सर्वसत्तावादी राज्य व्यवस्थाओं में तो इनको पनपने का अवसर ही नहीं दिया जाता है, गुप्त रूप में रहते हैं, अप्रकट रूप में रहते हैं। जबकि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में प्रकट रूप में रहते हैं, खुले रूप में रहते हैं। स्वयं सरकारें इन्हें मान्यता देती हैं, इनकी बातों को मानते हैं। अगर दबाव समूह के द्वारा किसी भी रूप में विरोध किया जाता है सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का, तो सरकार उन बातों की तरफ ध्यान देती है। ऐसा नहीं है कि उनको कुचल दिया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है। जबकि सर्वसत्तावादी राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत किसी भी रूप में विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। आप देखो इस संदर्भ में अर्थात चौथे बिंदु के अंतर्गत हमने आपके लिए यहाँ जो है 6 बिंदु तैयार किए हैं, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी इसको समझ जाएं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शासन के अनुपूरक की भूमिका के रूप में हमने 6 बिंदु बनाया आपके लिए कि इस रूप में भी दबाव समूह के द्वारा कार्य किया जाता है। नंबर 1 नोट कीजिएगा, लोकमत का प्रशिक्षण। क्या है लोकमत का प्रशिक्षण? क्या है ये? वास्तव में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दबाव समूह प्रकट रूप में रहते हैं, खुले रूप में रहते हैं, सरकार इनको मान्यता देती है। भाई विरोध को सुना जाता है, स्वीकार किया जाता है, ये नहीं कि विरोध को कुचला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दबाव समूह
जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। अब जब जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में राजनीति से संबंधित बातों की जानकारी जनता को हो जाती है। इसलिए वास्तविक रूप में दबाव समूह एक प्रकार से लोकमत का प्रशिक्षण करते हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छा, दूसरा क्या है? शासन की निरंकुशता को रोकना। ध्यान दें, क्या है? शासन की निरंकुशता को रोकना। वास्तविक रूप में दबाव समूहों के द्वारा शासन की निरंकुशता को भी रोका जाता है। कैसे रोका जाता है? अगर मान लीजिएगा दबाव समूह किसी देश में नहीं है, सर्वसत्यवादी राज्य व्यवस्था में तो होता नहीं है, और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो सरकार के द्वारा किसी भी रूप में कानून बनाया जाए तो रोकेगा कौन? ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष रोकेगा। लेकिन भाई वास्तविक रूप में दबाव समूह भी किसी न किसी रूप में सरकार की निरंकुशता को रोकने का काम करते हैं। कैसे? क्योंकि दबाव समूह जनमत को तो अपने पक्ष में करते ही करते हैं और जनमत इनके पक्ष में है। ऐसी स्थिति में दबाव समूह खुलकर सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका विरोध करते हैं और उनकी बातों को अनसुना नहीं किया जाता है बल्कि उसकी बातों को माना जाता है। इसलिए वास्तविक रूप में जो शासन है ना वह निरंकुश नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? उम्मीदवारों के चयन में मदद करना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उम्मीदवारों के चयन में मदद करना। इसका मतलब क्या है? देखो, दबाव समूह का प्रयास रहता है कि जब चुनाव हो तो चुनावों के समय उनकी इच्छा के अनुरूप उनके पसंद के उम्मीदवार का चयन किया जाए, जिससे कि जब वो चुनाव जीत कर आए तो उनके हितों के अनुरूप कानून बनवाएंगे। अर्थात उन दबाव समूह के हितों की रक्षा और वृद्धि होगी क्योंकि उनकी मन पसंद के उम्मीदवारों का चयन किया गया है, उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो डेफिनेटली निश्चित रूप से इनके अनुरूप या इनके हितों की रक्षा अवश्य करेंगे। इनके अनुरूप का मतलब इनके अनुरूप नीतियां और निर्णय बनवाने का प्रयास किया जाएगा। मूल बात यही कहूँगा कि इनके हितों की रक्षा एवं वृद्धि का ही ये लगातार प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में चौथा क्या बनाया है ना आपके लिए बिंदु? व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करना। अब ध्यान दें, आप देखो वास्तविक रूप में हमारे यहाँ जो प्रतिनिधित्व होता है क्षेत्रीय आधार पर होता है। क्या करूँ मैं? क्षेत्रीय आधार पर होता है। अब ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक दल होते हैं ना वो उस क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के हित हैं, उन सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दबाव समूह जब होते हैं तो दबाव समूह चूंकि विभिन्न हितों के आधार पर अलग अलग रूप में वर्गों का संगठन होता है, वही दबाव समूह होते हैं। और जब उन अलग अलग हितों के आधार पर जो दबाव समूह बने हैं वास्तविक रूप में वो अलग अलग हितों की अभिव्यक्ति करते हैं, अलग अलग हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में दबाव समूह के द्वारा वास्तविक रूप में सभी हितों की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए वास्तविक रूप में दबाव समूह व्यावसायिक हितों का क्या कर रहा हूं मैं? व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ रहे हैं ना? और जहां वास्तविक रूप में क्षेत्रीयता के आधार पर चुनाव होते हैं वहाँ वास्तविक रूप में दबाव समूह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्यों? क्योंकि दबाव समूह भी अलग अलग हितों के आधार पर संगठित हो रहे हैं ना। जैसे श्रमिक संघ है, श्रमिकों की बात करेगा, विद्यार्थियों का संगठन है जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो अपनी बात करेंगे। और हम राजस्थान का एग्जाम्पल दे तो हमारे यहाँ पर जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है, शिक्षकों की हितों की बात करेगा। तो ये क्या होगा? अपने अपने हित की बात कर रहे हैं और सरकार को अवगत करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व हो जाता है जो कि राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं हो पाता है। भाई कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है। अच्छा, पांचवा क्या है समझेंगे? विधायक व मतदाता के बीच पुल का कार्य करना। ठीक है, या संपर्क सूत्र का कार्य करना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। क्या? विधायक व मतदाता के बीच पुल का कार्य करना। क्या मतलब हुआ? देखो वास्तविक रूप में
दबाव समूह विशेष प्रयास करते हैं कि जो व्यवस्थापिका होती है उसको जनता की समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हैं कि आपके क्षेत्र की जनता इस प्रकार के हितों की रक्षा करवाना चाह रही है, इस प्रकार की मांगें रख रही हैं, इस प्रकार के कानून बनवाना चाहते। क्यों? क्योंकि सब दबाव समूह अपने अपने हित की बात कर रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार के सामने रखने इसका मतलब क्या होगा? विधायकों को अवगत करवाया जा रहा है। किसको? विधायकों को अवगत कराया जा रहा है। और इसके बाद में चूंकि विधायकों को अवगत कराया जा रहा है और इसी के साथ में जनता के जितने भी जो हित हैं उन सब हितों को इनके सामने रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो जनता है वही तो मतदाता है, तो मतदाता और विधायक के बीच में पुल का काम करते थे मेरे कौन? दबाव समूह। ठीक है भाई। अंतिम तथ्य क्या कर रहा हूं? तथ्य व आंकड़े एकत्रित करना। आप ध्यान दें, दबाव समूह के द्वारा, क्योंकि अनगिनत दबाव समूह है, एक दबाव समूह थोड़ी ना है। दबाव समूह की वर्गीकरण के अंदर आप देखिएगा, क्या कर रहा हूँ, दबाव समूह के वर्गीकरण के अंतर्गत आप देखिएगा कि कितने प्रकार के दबाव समूह हैं। इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिए। तो वो सभी दबाव समूह अपने अपने हित से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनको एकत्रित करते हैं और सरकार को अवगत करवाते हैं कि वास्तविक रूप में सच्चाई ये है कि जनता इस समय ये बात चाहती है, आपने इस अनुरूप उनकी बातों को माना है। वास्तविकता ये है कि आपने अभी तक आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टिकोण से आप देखिएगा, आपने ये कार्य किए हैं और जनता के सामने अभी ये समस्याएं हैं और आपने इतना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में, इतना प्रतिशत चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया है। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि दबाव समूह वास्तविक रूप में सरकार के सामने तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि आपने इन क्षेत्रों में इतना कार्य किया है। इससे सरकार को वास्तविक रूप में नीति और निर्णय लेने में सुविधा होती है। तो यह भी दबाव समूह का कार्य हो गया। मैं आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ये तीनों बातें समझ गए होंगे। तो प्लीज़, मेरे जीवन शक्ति हैं मेरे विद्यार्थी, आप, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं राजनीति विज्ञान को संपूर्ण रूप में, चाहे स्नातक स्तर हो, स्नातकोत्तर स्तर हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बात क्यों ना हो, मैं प्रत्येक वीडियो इस रूप में तैयार करूँगा कि वही दबाव समूह की बात आ जाती है कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके। मैं क्या कह रहा हूँ? सभी के हितों की पूर्ति हो सके। क्या वास्तव में मैं राज्य व्यवस्था को तो प्रभावित नहीं कर रहा हूँ ऐसी स्थिति में, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप में ये भी कार्य कर रहा हूँ, मगर मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार के विद्यार्थियों के हितों की पूर्ति हो सके, इस रूप में मैं दबाव समूह की भूमिका के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थी, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और प्रतिदिन जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उससे आप अवगत हो जाएं। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। अंत में मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे विद्यार्थी ही मेरी जीवन शक्ति हैं। क्या कह रहा हूं मैं? मेरे विद्यार्थी ही मेरी जीवन शक्ति हैं। मैं आपके हित के लिए ही ईमानदारी से प्रयास करूंगा। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे द्वारा जो भी टॉपिक डाला जाए उसको संपूर्ण रूप में वीडियो को देखिएगा। आधी अधूरी देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा भरपूर प्रयास होगा कि मैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं सभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
ये निश्चित मानिएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे अवगत अवश्य कराएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।